स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाशिवरात्रि पर संपन्न हुआ महाकुंभ। 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालु बने सनातन पर्व के साक्षी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे महाकुंभ का औपचारिक समापन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रेल कर्मियों को करेंगे सम्मानित। दिल्ली विधानसभा में शराब पर पेश की गई कैग रिपोर्ट पर आज होगी चर्चा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डिप्टी स्पीकर पद के लिए मोहन सिंह बिष्ट के नाम का रखेंगी प्रस्ताव। आज से 2 दिन के भारत दौरे पर यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर येलेन विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। मुक्त व्यापार समझौते समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। गाजा में संघर्ष विराम का पहला चरण समाप्त होने से कुछ दिन पहले हमास ने इजरायल को सौंपे 4 बंधकों के शव। पहचान प्रक्रिया शुरू। और अफगानिस्तान से हारकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ इंग्लैंड। आज पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला। साख बचाने उतरेंगी दोनों टीम। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 45 दिन तक चले सनातन आस्था के महासमागम महाकुंभ की। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ कल महाशिवरात्रि के साथ ही संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में श्रेष्ठ काम करने वाले रेल कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। 45 दिन तक चले दिव्य भव्य सनातन पर्व ने नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। इस दौरान 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस पूरे आयोजन में कई इतिहास भी रचे गए। महाकुंभ में देश के सभी 13 अखाड़ों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ नगर को 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया, जिसमें 12 किलोमीटर पक्के घाट, 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 31 पोंटून ब्रिज, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1.5 लाख शौचालय और 25,000 सार्वजनिक आवास बनाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजन के लिए 7,000 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार ने कुल 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य हस्तियों ने भाग लिया। इस बार का महाकुंभ पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बन गया है जो अपने आप में अनोखा है। 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान करने पहुंचे, जो इतनी बड़ी आबादी है, सैकड़ों देशों की आबादी के बराबर। इस महाकुंभ के लिए प्रयागराज में संगम तट पर एक पूरा जिला ही बसाया गया। तो इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत भव्य इंतजाम किए गए। मूलभूत सुविधाओं से लेकर डिजिटल कुंभ के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। क्या रहा इस बार महाकुंभ में खास, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 45 दिन तक चला महाकुंभ दुनिया के लिए मिसाल बन गया। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस दौरान आस्था की डुबकी लगाई। संख्या की दुनिया भर के देशों की आबादी से तुलना की जाए तो कई देशों की आबादी इसमें समा जाएगी। देश की कुल जनसंख्या से स्नानार्थियों की तुलना की जाए तो ये 55% हो गई है, यानी कि देश की कुल जनसंख्या के करीब 55% से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। यही नहीं, जापान की आबादी से 5 गुनी, फ्रांस की आबादी से 10 गुनी से ज्यादा आबादी ने यहाँ आकर त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगा ली है। अमेरिका की लगभग आबादी 34 करोड़, फ्रांस की 6.5 करोड़ और पाकिस्तान की 24 करोड़ है। महाकुंभ में लोगों की सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाओं को सम्मान मिला। इस आयोजन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा होने की उम्मीद है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों दावा किया था कि प्रयागराज में चल रही महाकुंभ के दौरान सरकार को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।
व्यापार संगठन कैट ने भी सरकार के इन दावों की पुष्टि कर दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 14 जनवरी को पहले शाही स्नान यानी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 29 जनवरी को दूसरे शाही स्नान मौनी अमावस्या पर 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 3 फरवरी को तीसरे शाही स्नान बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 33 लाख श्रद्धालुओं ने और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस महाकुंभ के आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकतें झोंक दी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी करते रहे। तमाम मंत्रालयों की इसमें अहम भूमिका रही। साथ ही दिव्य भव्य महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बने। महाकुंभ तीर्थयात्रियों के लिए 42 दिनों में 15,000 से अधिक ट्रेनें चलाकर भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया। मौनी अमावस्या के अवसर पर 360 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा लोगों को सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। देश के 50 शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें प्रयाग पहुंची। ऐसा मूवमेंट पहली बार था। महाकुंभ के दौरान 2,800 से अधिक फ्लाइट से 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के दौरान 650 से ज्यादा चार्टर्ड प्रयागराज उतरे। 73 देशों के डिप्लोमेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक कुंभ में पहुंचे। महाकुंभ में 2 लाख से ज्यादा तंबू और 1.5 लाख शौचालय स्थापित किए गए। 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण और उनकी देखरेख एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। बिजली सप्लाई के लिए 1,532 किलोमीटर लाइन खींचकर 4,71,000 कनेक्शन दिए गए। महाकुंभ में 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गईं और इस आयोजन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिलने का भी अनुमान रहा। 14 फरवरी को 329 सफाई कर्मियों ने विभिन्न घाटों की एक साथ सफाई कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 24 फरवरी को एक साथ 21,000 लोगों ने झाड़ू लगाकर रिकॉर्ड बनाया। 25 फरवरी को ही हैंड प्रिंटिंग का भी रिकॉर्ड बना। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को 11,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने सफल बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग भीड़ प्रबंधन और निगरानी के लिए किया गया। महाकुंभ में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग श्रद्धालुओं की संख्या को गिनने के लिए किया गया। वास्तविक समय की ट्रैकिंग के लिए 2,750 AI संचालित कैमरे, ड्रोन, एंटी ड्रोन और टेथर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई। 100 मीटर गहराई तक अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। दुनिया में इतना बड़ा समागम आज तक नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां पूरे विश्व को चौंकाया, वहीं व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस आयोजन ने प्रयागराज समेत पूरे देश की इकोनॉमी पर जबरदस्त असर डाला है। कैसे, आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। महाकुंभ जिस भव्यता के साथ आरंभ हुआ, उसी भव्यता के साथ समाप्त भी हुआ। दिव्य भव्य महाकुंभ का भले ही समापन हो गया, लेकिन इसकी चर्चा लंबे समय तक जारी रहेगी। चर्चा आयोजन की होगी, चर्चा व्यवस्था की होगी, इसके साथ ही चर्चा अर्थव्यवस्था की भी होगी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान कई व्यापारिक क्षेत्रों में बड़ा आर्थिक उछाल देखने को मिला। छोटी मोटी चीजें बेचने वालों ने भी बम्पर कमाई की। जिस जगह पर करोड़ों श्रद्धालु जुटे, जाहिर है वहां खरीदारी भी खूब हुई। जबलपुर से अपने पूरे परिवार के साथ आई 15 वर्षीय सेवा ने रुद्राक्ष की माला बेचकर अपनी आर्थिक हालत में सुधार किया। ज्यादा भीड़ आती है तो 10, 15, 20 हजार मिल जाता है और अभी तो 5-6 हजार मिल जाता है। यहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो ज्यादा भीड़ आती है तो कितनी आमदनी हो जा रही है आपकी? 10, 15, 20 हजार मिल जाता है। तो जो आमदनी हुई है, इससे आप क्या प्लान है, क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे जाके। पढ़ाई करेंगे जाके। कुछ ऐसा ही अनुभव 22 वर्षीय नीरज का भी रहा। त्रिवेणी संगम तट पर चाय बेचकर अच्छी खासी कमाई की, जिसका इस्तेमाल आगे की पढ़ाई के लिए करेंगे। नीरज और सेवा जैसे कई लोगों के लिए महाकुंभ का आयोजन कभी न भूलने वाला रहेगा। महाकुंभ के दौरान करीब 15,000 से अधिक अस्थायी दुकानें लगाई गई थीं। खाने पीने की चीजें हों या पूजा पाठ की, लोगों ने खूब खरीदारी की। एक अनुमान के मुताबिक करीब 1200 करोड़ से ज्यादा स्थानीय राजस्व में
इजाफा हुआ। महाकुंभ से न सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों में वृद्धि हुई, बल्कि प्रयागराज की तस्वीर भी बदल गई। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के सड़क, फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण एवं सुधार पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे न केवल प्रयागराज में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी यातायात और नागरिक सुविधाओं में सुधार हुआ है, जिसका लंबे समय तक प्रयागराज को लाभ होगा। 4,000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ क्षेत्र में 1.5 लाख तंबू, 30 पॉन्टून पुल और 400 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गईं। आयोजन में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें नए फ्लाईओवर, अंडरपास, नए कॉरिडोर, नए घाट का निर्माण, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तारीकरण आदि पर अधिक खर्च हुआ। 66 करोड़ से अधिक संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां भारतीय संस्कृति को नई पहचान दी, वहीं अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बूस्ट दिया है। कमाई के आंकड़ों पर शोध जारी रहेगा। अक्षय डोंगरे, प्रयागराज, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई खबर की। जी हां, दिल्ली विधानसभा में आज सत्ता पक्ष के विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश हुई सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पर आज चर्चा होगी। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार दूसरा प्रस्ताव विधायक अनिल कुमार शर्मा करेंगे। भाजपा विधायक गजेंद्र सिंह यादव इसका समर्थन करेंगे। इसके बाद सदन के सदस्य बतौर उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट को चुनेंगे। मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रदर्शन पर अभी कैग की कई रिपोर्ट लंबित है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, शीश महल समेत कई विभागों का ऑडिट सीएजी ने किया है। बीजेपी की रणनीति है कि एक एक कर ऑडिट रिपोर्ट सदन में रखकर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोली जाए, जिसके लिए दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिन के लिए शुक्रवार और सोमवार तक के लिए बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। वे आज सुबह प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति स्मारक के प्रमुख स्थलों के साथ साथ एकता नगर परिसर का भी दौरा करेंगी। अपनी गुजरात यात्रा के दौरान राष्ट्रपति का अहमदाबाद और गांधीनगर में 2 दीक्षांत समारोह में भाग लेने और कच्छ जिले के प्रतिष्ठित स्थानों का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। एकता नगर से राष्ट्रपति अहमदाबाद जाएंगी, जहां वो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और उत्तीर्ण छात्रों को संबोधित करेंगी। इस दीक्षांत समारोह में लगभग 430 छात्र विभिन्न डिजाइन विषयों में डिग्री प्राप्त करेंगे और इसके अलावा राष्ट्रपति कल 28 फरवरी को गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही राष्ट्रपति भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक का दौरा भी करेंगे। दौरे के चौथे दिन 1 मार्च को राष्ट्रपति यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धोलावीरा का दौरा करेंगी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन आज भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रही हैं। उनके साथ 27 में से 21 यूरोपीय संघ आयुक्तों यानी उनके मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत EU रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। इसमें व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और यूक्रेन संघर्ष से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और EU अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के बीच 28 फरवरी को दिल्ली में महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। इसमें मुक्त व्यापार समझौता, FTA, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, FTA को लेकर बाजार पहुंच और शुल्क पर बातचीत केंद्र में रह सकती है। लेकिन इसके अलावा भारत EU रणनीति साझेदारी को रक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहयोग जैसे नए क्षेत्र तक विस्तारित करने पर भी जोर दिया जाएगा। दोनों पक्ष डिजिटल टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का भी पता लगाएंगे। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विषय शामिल होंगे। यह वार्ता भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक हो सकती है। व्यापार और निवेश और तकनीकी सहयोग, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, ये 2-3 और पूरा जो मुद्दे हैं उनके ऊपर तो बात करनी होगी, क्योंकि
दोनों यूरोप और EU आप कहें, यूरोप कहें और भारत, दोनों डेमोक्रेसीज़ हैं, दोनों प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं। हमारे इंटरेस्ट बहुत हद तक पूरे विश्व में मिलते हैं, तो उनका हम कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग अपना बढ़ा सकते हैं, उसी पर हमको अपना ज़्यादा जोर देना होगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद है। इसका उद्देश्य व्यापार, नई तकनीकों और डिजिटल नवाचार में रणनीतिक समन्वय को बढ़ावा देना है। कुल द्विपक्षीय व्यापार 135 अरब डॉलर, भारत का EU को निर्यात 76 अरब डॉलर, EU का भारत को निर्यात 59 अरब डॉलर, EU का भारत में निवेश 117 अरब डॉलर, 6000 यूरोपीय कंपनियां, भारत का EU में निवेश 40 अरब डॉलर। India free trade agreement that has been looming on, dragging on actually for more than a decade now, and so far they couldn't agree on the terms, and I think now the situation is there that that this agreement should be finalized in the interest of both countries. यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में EU आयुक्त तो भारत में आधिकारिक बैठक कर रहे हैं। इससे भारत EU संबंधों का बढ़ता रणनीतिक महत्व स्पष्ट होता है। इस चर्चा का एक और महत्वपूर्ण विषय रूस यूक्रेन युद्ध होगा। EU भारत की कूटनीतिक भूमिका को शांति वार्ता में देख सकता है और यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने में भारत के समर्थन की संभावनाओं की तलाश कर सकता है, यदि कोई शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाता है। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा कर रहे हैं। यह युद्ध अब 3 साल पूरे कर चुका है। यूरोपीय संघ इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। वह भारत को एक संभावित सहयोगी के रूप में देखता है, क्योंकि भारत ने अब तक वैश्विक संघर्षों में एक संतुलित रुख बनाए रखा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से पूरी दुनिया की राजनीति थोड़ी असहज हुई है और ऐसे में सभी देश अपने अपने पुराने संबंधों को मजबूत करने पर लगे हुए हैं, ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे और आपसी हित भी प्रभावित न हो। भारत और EU के रिश्ते बहुत ही पुराने हैं और इसे मजबूत करने की दिशा में यह यात्रा हो रही है। DD न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का जिक्र किए जाने पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र की 7वीं बैठक में भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर एक असफल राष्ट्र बताया, जो अंतर्राष्ट्रीय दान पर जीता है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए अपने सैन्य आतंकवादी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। It is unfortunate that this Council's time continues to be wasted by a failed state, which thrives on instability and survives on international handouts. Its rhetoric reeks of hypocrisy, its actions of inhumanity, and its governance of incompetence. India remains focused on democracy, progress, and ensuring dignity for its people, values that Pakistan would do well to learn from. और इधर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फ्रांस में एयरबस हेलीकॉप्टर इकाई का दौरा किया, जहां उन्हें अत्याधुनिक विमानन प्रौद्योगिकी की जानकारी दी गई। जनरल द्विवेदी द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 फरवरी से फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। सेना प्रमुख ने सोमवार को पेरिस में अपने फ्रांसीसी समकक्ष जनरल पीरे शील के साथ व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। सेना ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि जनरल द्विवेदी ने मार्सेई में एयरबस इकाई का दौरा किया, जहां उन्हें अत्याधुनिक विमानन प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रणालियों और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें एयरबस अग्रणी कंपनी है। एयरबस की मैरिग्रेन इकाई में H-125 हेलीकॉप्टरों का उत्पादन होता है। इधर संभल जामा मस्जिद की मरम्मत मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मस्जिद की रंगाई पुताई एवं मरम्मत की अनुमति के लिए अर्जी लगाई गई है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार एवं भारतीय पुरातत्व विभाग से सुनवाई से पहले उनका पक्ष मांगा था। इससे पहले मस्जिद कमेटी ने भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र भेजकर रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी थी, जिस
पर डीएम ने कहा था कि जब तक न्यायालय से कोई अनुमति नहीं मिलती है तब तक विवादित ढांचे से छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में 19 नवंबर 2024 को दावा किया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से मस्जिद के सर्वे का काम शुरू किया गया, जिसे लेकर झड़प और पथराव भी हुआ था। देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड पहल इसमें अहम योगदान दे रही है। वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। ये अमाउंट मार्च 2014 में केवल 4.26 लाख करोड़ रुपए ही था। मंत्रालय के बयान के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड से देश के 7.72 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड की राशि का इतना बढ़ना इस बात का सबूत है कि देश में कृषि और इससे जुड़े कार्यों के लिए किसानों को दिए जाने वाले सस्ते कर्ज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं देश में कृषि गतिविधियां भी बढ़ी हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए बैंक से समय पर सस्ता कर्ज मिल जाता है। वर्ष 2019 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी से जुड़े किसानों तक भी पहुंचाना शुरू कर दिया। किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए सरकार बैंकों के ब्याज को 1.5% तक वहन करती है। किसानों को 7% सालाना की दर पर 3 लाख रुपए तक का सस्ता शॉर्ट टर्म कर्ज मिल जाता है। बजट 2025-26 में इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। ये कहानी उत्तराखंड की ट्विंकल डोगरा की है। बिजली के तार की चपेट में आने की वजह से ट्विंकल अपने दोनों हाथ गंवा बैठी, जिसे डॉक्टरों को काटना पड़ा। लेकिन एक दिन भारी दुख के बीच एक परिवार ने ट्विंकल को जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया और यही ट्विंकल की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी भी थी। आइए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखते हैं कि किस तरह से अंगदान का महादान और डॉक्टरों की कुशलता से ट्विंकल को मिली है एक नई जिंदगी। ट्विंकल की आंखों से गम के बादल अब छटने लगे हैं। जिंदगी जीने की नई लालसा अब परवान चढ़ने लगी है। उत्तराखंड की ट्विंकल डोगरा की कहानी उस इंसानियत की बेमिसाल कहानी है जिसे जात, मजहब और क्षेत्र की सरहद में कैद नहीं किया जा सकता। ये इंसान के लिए इंसान के देवता बनने की कहानी है। 2014 में बिजली के तार की दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवाने वाली ट्विंकल डोगरा के लिए हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी वरदान साबित हुई। सर्जरी के माध्यम से ट्विंकल को उसके दोनों हाथ मिल गए हैं। 31 दिसंबर 2024 को मुझे ऑपरेशन के लिए ले गए और 1 जनवरी 2025 को मेरे हैंड्स लग गए थे। और इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारी मेहनत थी मोहित शर्मा सर और उनकी पूरी मेडिकल टीम की। और सबसे बड़ी बात, जो रिस्पेक्टेड डोनर हैं, अगर उन्होंने हैंड्स डोनेट नहीं किए होते, उनकी फैमिली ने कंसेंट नहीं दिया होता, तो आज मेरे हैंड्स नहीं लग पाते। हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद ट्विंकल डॉक्टरों की निगरानी में है। डॉक्टरों के मुताबिक ट्विंकल को पूरी तरह से रिकवर होने में अभी वक्त लगेगा। तो जितने ऊपर हाथ लगते हैं उतना ही देर से मूवमेंट आता है और उतना ही कम मूवमेंट आता है, क्योंकि जो हमारी नसें हैं वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ग्रो करती हैं। तो धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि 6 महीने में उनका एल्बो का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और 10 से 12 महीने में उंगलियों का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और 1.5 साल तक इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो अपना खुद का काम खुद कर पाएं। बेहद दिलचस्प है ट्विंकल और उनके हाथ दान करने वाले की कहानी। उत्तराखंड के ऋषिकेश के एम्स में ट्विंकल डोगरा पीएचडी स्कॉलर थी। जिंदगी के कई सपने उनकी आंखों में थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ट्विंकल बिजली के तार की चपेट में आ गई और इस हादसे में ट्विंकल अपने दोनों हाथ गंवा बैठी। ट्विंकल के लिए वक्त अचानक ठहर गया। कैलेंडर में तारीख बदलती, साल बदलते, लेकिन ट्विंकल के गमों का बोझ कम नहीं होता। हंसती खिलखिलाती ट्विंकल उदासी के गुप्त अंधेरे में खो गई थी, लेकिन रात चाहे कितनी अंधेरी हो, सुबह का निकलना तय है। नवंबर दिसंबर में हम लोग वहाँ कोची गए, अमृता हॉस्पिटल कोची, और हमने मोहित सर से मिले। सर ने हमें टेस्ट बताए, हमने वो सारे टेस्ट करवाए, जिसके बाद पता चला कि मैं एलिजिबल हूँ हैंड ट्रांसप्लांट के लिए। अक्सर जो होता है वही हुआ। ट्विंकल को भी इंतजार का फल मीठा मिला। 2024 यानी पिछले साल सेना के एक अधिकारी की पत्नी की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन परिवार अंगदान का महादान कर दूसरों की जिंदगी को रोशन होते हुए देखना चाहता था।
तो हम हमारे पेशेंट्स जो हमारे पास हैंड ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, हम उनको साइकाट्री के पास भेजते हैं, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं कि पेशेंट फिट है क्या सर्जरी के लिए, मतलब इनके आसपास ऐसी सपोर्ट सिस्टम है कि ये सर्जरी के बाद भी इनको ज़िंदगी भर इनके साथ रहे। ऑलमोस्ट 50% डिफरेंस था। ट्विंकल की नलियाँ बहुत छोटी छोटी थी और जोड़ने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आई या कठिनता हुई हमें, परंतु अल्टीमेटली हमने किया और रिजल्ट आपके सामने है। बस ट्विंकल के लिए काली बदरी के बीच जीवन का प्रकाश चमक उठा। डॉक्टरों ने महादानी के दोनों हाथ ट्विंकल के हाथ बना दिए। आज अमृता हॉस्पिटल और एक डोनर के जीवन दान से ट्विंकल को एक नई जिंदगी मिली है। ट्विंकल डोगरा की कहानी प्रेरणा देती है उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी हादसे में अपने अंगों को खो दिया है, तो निराश ना हो, उम्मीद रखें। और दूसरा मैसेज अंग दान करने वाले लोगों के लिए भी है कि आप अपनी मर्जी से अंग दान करें, कि अंग दान करते हैं तो कहीं ना कहीं और लोगों के लिए भी जीवन में कई प्रेरणा और कई रास्ते देता है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इजराइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम समझौते का पहला चरण खत्म हो गया। हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव को रेड क्रॉस के जरिए इजराइल को सौंपे। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बंधकों के शव के मिलने की पुष्टि की है। इजराइल ने कहा कि मिस्र के मध्यस्थों की मदद से इजरायली क्रॉसिंग के जरिए ताबूतों को पहुंचाया गया और पहचान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अफगानिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर किया है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 8 रन से हरा दिया। इस हार के साथ ही इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है, जबकि अफगानिस्तान की उम्मीद अभी कायम है। अफगानिस्तान का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 325 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 317 रन के स्कोर पर आउट हो गई। अफगानिस्तान की ओर से उमरजई ने सबसे अधिक 5 विकेट झटके। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से शानदार 177 रन बनाने वाले इब्राहिम जादरान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। और समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।